जय हिंद बच्चों। आपने अक्सर सुना होगा कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। तो क्या आप जानते हैं संतुलित आहार में क्या क्या होता है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ये सब भी आपने साथ में सुना ही होगा। इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के क्लास 12 के चैप्टर जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल्स में। तो आइए देखते हैं कि जैव अणु क्या होते हैं। जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल्स वे कार्बनिक पदार्थ जो पेड़ पौधे व जीव जंतु की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम जैव अणु कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल आदि। कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि नाम है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कार्बन के हाइड्रेट्स। CHO से बने वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CxH2O होता है, जहाँ X तथा Y संख्याएं समान तथा भिन्न भिन्न हो सकती हैं। इनके अंत में प्रायः ओज लगा होता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज इत्यादि। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेल्यूलोज, स्टार्च आदि ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के उदाहरण हैं। कुछ यौगिकों में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, परंतु वे कार्बोहाइड्रेट नहीं हैं। जैसे कि एसिटिक अम्ल CH3COH, जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 है। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। भौतिक गुण के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। जल अपघटन के आधार पर भी इनको वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले हम भौतिक गुण के आधार पर इनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करेंगे। शर्करा ये स्वाद में मीठी, जल में विलेय, ठोस क्रिस्टलीय होती है, जैसे कि सुक्रोज। अशर्करा ये स्वादहीन, जल में अविलेय तथा अक्रिस्टलीय ठोस है, जैसे कि सेल्यूलोज, स्टार्च। जल अपघटन के आधार पर जो इनका वर्गीकरण होता है, इसको 3 भागों में बांटा गया है इस आधार पर। पहला जो है मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड और तीसरे प्रकार का जो है वो है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ये जल में विलेय होते हैं, परंतु इनका जल अपघटन नहीं होता। ये ठोस क्रिस्टलीय हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। मोनोसेकेराइड्स को कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर ट्रायोज, टेट्रोज, फिर पेंटोज और हेक्सोज। कार्बन संख्या ट्रायोज में 3 है, टेट्रोज में 4 है, पेंटोज में 5 है और हेक्सोज में कार्बन की संख्या 6 है, जो कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ग्लूकोज और फ्रक्टोज का होता है, C6H12O6। यदि एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो एल्डोज तथा कीटोन समूह उपस्थित है तो इसे कीटोज कहते हैं। एल्डोहेक्सोज का उदाहरण है ग्लूकोज और कीटोहेक्सोज का उदाहरण है फ्रक्टोज। ओलिगोसेकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड्स बनते हैं, उन्हें ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। यदि किसी कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन में 2, 3, 4 मोनोसेकेराइड्स बनते हैं तो उन्हें क्रमशः डाई, ट्राई, टेट्रासेकेराइड्स कहते हैं। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज सभी डायसेकेराइड हैं, क्योंकि इनके जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड्स बनते हैं। पॉलीसेकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से अनेक मोनोसेकेराइड्स बनते हैं, उन्हें पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। उदाहरण के लिए स्टार्च, सेल्यूलोज। कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज मुख्य रूप से श्वसन ईंधन है। राइबोज तथा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल के प्रमुख घटक हैं। DNA तथा RNA। गैलेक्टोज मेडुलरी शीथ का रचनात्मक घटक है। मोनोसेकेराइड्स मोनोमर्स की तरह आपस में मिलकर डायसेकेराइड एवं पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। स्टार्च एवं ग्लाइकोजन संचित ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। अधिक मात्रा में उपस्थित ग्लूकोज को लाइपोजेनेसिस द्वारा वसा में परिवर्तित करके एडिपोज ऊतक एवं मेसेंट्रीज में संचित कर लिया जाता है।
ग्लूकोज एंटी कीटोजेनिक का कार्य करते हैं और वसा के अपूर्ण ऑक्सीकरण तथा रक्त में कीटोनिक बॉडी का निर्माण रोकते हैं। ग्लूकोज बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर ग्लूकोज। सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज प्राप्त होता है। औद्योगिक विधि में स्टार्च का जल अपघटन कराते हैं, ग्लूकोज प्राप्त होता है। फ्रक्टोज में 4 कार्बन व 1 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर 5 सदस्यीय वलय का निर्माण करते हैं। फ्रक्टोज की यह संरचना फ्यूरिन के समान है, अतः फ्रक्टोज को फ्यूरेनोज भी कहा जाता है। इस तरह से आप इसकी संरचना देख सकते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से दोनों मोनोसैकेराइड बनते हैं उन्हें डाइसैकेराइड कहते हैं। उदाहरण के लिए सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि। इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं। इसके जल अपघटन से अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणु बनते हैं। यह अपचायी शर्करा है, अपचायी शर्करा भी कह सकते हैं इसे। लैक्टोज, इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। इनके जल अपघटन से बीटा डी गैलेक्टोज व बीटा डी ग्लूकोज बनता है। यह अपचायी शर्करा है। 2 मोनोसैकेराइड की इकाई जिस ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी होती है उसे ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से अनेक मोनोसैकेराइड बनते हैं उन्हें पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स मीठे नहीं होते तथा जल में अघुलनशील होते हैं। ये कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर सकते। ये सक्रिय विधि से विसरित होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: संचायक पॉलीसैकेराइड्स, संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड्स एवं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। भोजन संचायक पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, यह अधिकांश पादपों का संचय किया हुआ पॉलीसैकेराइड्स होता है। यह अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, आलू, केला आदि में प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह क्लोरोप्लास्ट या अमाइलोप्लास्ट में संचयित होते हैं। स्टार्च के 2 घटक होते हैं। अमाइलेज अशाखित बहुलक जल में घुलनशील स्टार्च का 20 से 30% भाग बनाता है और अमाइलोपेक्टिन शाखित बहुलक जल में अघुलनशील स्टार्च का 70 से 80% भाग बनाती है। ग्लाइकोजन, ये भी भोजन संचायक पॉलीसैकेराइड है। यह जंतुओं, जीवाणुओं व कवकों का संचयित भोजन होता है। इसका संचय आदमी के पेशियों में और यकृत में होता है। ग्लाइकोजन अणु में लगभग 30,000 ग्लूकोज इकाइयाँ होती हैं। इन्युलिन, यह सबसे छोटे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इन्युलिन का मानव शरीर में उपापचय नहीं होता एवं यह लगातार किडनी में होकर फिल्टर की जाती है, इसलिए इसे वृक्क के फंक्शन की टेस्टिंग में भी उपयोग करते हैं। यह कंपोजिटी फैमिली के जड़ों में संचयित भोजन होता है। उदाहरण के लिए डहलिया। दूसरे प्रकार का जो पॉलीसैकेराइड है संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड कहते हैं हम। इसका मुख्य उदाहरण है सेल्यूलोज। यह सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। यह उच्च तन्यता वाला तंतुमय होमोपॉलीसैकेराइड है जो कि सभी पादपों, कुछ कवकों और प्रोटिस्टस की कोशिका भित्ति के संरचनात्मक तत्व बनाता है। सेल्यूलोज के महत्व। सेल्यूलोज चतुष्पादी पशुओं जैसे गाय और भैंसों के भोजन का महत्वपूर्ण घटक है। सेल्यूलोज की अधिकता वाली लकड़ी से कागज का निर्माण होता है। अगला महत्व इसका, मानव भोजन में सेल्यूलोज मुख्य घटक होता है। इसमें रफेज वैल्यू होती है जो कि पाचन तंत्र की क्रियाशीलता को बनाए रखने में सहायक है। सेल्यूलोज का उपयोग टेक्सटाइल में, उदाहरण के लिए कॉटन, लिनन, बैग आदि बनाने में, उदाहरण जूट या रोप्स, उदाहरण हेम, चीन जूट, डेक्कन हेम में किया जाता है। काइटिन, यह दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड है। यह एक जटिल हीट्रो पॉलीसैकेराइड है जो कि कवक भित्ति के और ऑर्थोपॉड्स के
बाह्य कंकाल के संरचनात्मक घटकों के रूप में पाया जाता है। हेमीसेल्यूलोज ये भी संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड है। यह डी ज़ाइलोज और ज़ाइलेंस, एराबेंस तथा ग्लूकोमोनास की बीटा एक 1-4 लिंकेज वाला होमो पॉलीसेकेराइड है। ये पैक्टिक यौगिकों और सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स के बीच बंध बनाता है। पेक्टिन अगले प्रकार का संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड है। ये अराबिनोज, गैलेक्टोज और गैलेक्टोयूरामिक अम्ल बनाते हैं। ये जल में विलेय होते हैं तथा इसमें सोल जेल परिवर्तन हो सकता है। ये पादपों के मध्य लैमेला और कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। अगले प्रकार के जो पॉलीसेकेराइड्स हैं जिनको कि हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, ये पतले पदार्थ होते हैं। ये अम्लीय और अमीनीकृत पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो गैलेक्टोज, मैनोज, शर्करा व्युत्पन्नों और यूरेनिक अम्ल से बनते हैं। ये पादप कोशिका भित्ति के अंदर, जीवाणु की कोशिका या शरीर के बाहर पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यह हमारे आहार का प्रमुख अवयव तथा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पादपों की संरचना सेल्यूलोज से होती है, अतः इनका उपयोग फर्नीचर बनाने, कागज, वस्त्र उद्योग, शराब बनाने आदि में किया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में राइबोज व डीऑक्सीराइबोज शर्कराएं पाई जाती हैं। अल्फा अमीनो अम्ल, अम्लों के गुण, पेप्टाइड तथा पॉलीपेप्टाइड बंध। प्रोटीन प्रोटियोस से बना है जिसका अर्थ प्राथमिक तथा अति महत्वपूर्ण है। यह मूंगफली, दाल, मांस, मछली तथा अंडे में पाया जाता है। प्रोटीन को बनाने वाली मूलभूत इकाई अल्फा अमीनो अम्ल है या अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। अल्फा अमीनो अम्ल का वर्गीकरण COOH के सापेक्ष NH2 समूह की स्थिति के आधार पर जो पहला वर्गीकरण होता है अल्फा अमीनो अम्लों का होता है। दूसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है प्रकृति के आधार पर होता है अल्फा अमीनो अम्ल का। जो पहले प्रकार का वर्गीकरण है जिसमें COOH जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है उसके सापेक्ष NH2 समूह जो कि अमीनो समूह है की स्थिति के आधार पर होता है। इसमें से जो पहला है वो अल्फा अमीनो अम्ल है जिसका कि उदाहरण है ग्लाइसिन, एलेनिन। दूसरे प्रकार का है बीटा अमीनो अम्ल जिसका कि उदाहरण है बीटा अमीनो ब्यूटरिक एसिड। और तीसरे प्रकार का जो है गामा अमीनो अम्ल, उदाहरण अमीनो वैलेरिक अम्ल। प्रकृति के आधार पर अल्फा अमीनो अम्लों को प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला प्रकार है उदासीन अमीनो अम्ल, इसमें एक NH2 एक COH समूह होता है। उदाहरण के लिए ग्लाइसिन, एलानिन। अम्लीय अमीनो अम्ल, इसमें COH की संख्या NH2 की संख्या से अधिक होती है। उदाहरण के लिए एस्टार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल। और क्षारीय अमीनो अम्ल जिसमें कि NH2 समूह की संख्या कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या से अधिक होती है। उदाहरण के लिए लाइसिन। अल्फा अमीनो अम्ल या न्यूक्लिक एसिड्स के गुण, ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं। ये जल, अम्ल, क्षार आदि में विलय होते हैं। ग्लाइसिन के अतिरिक्त सभी घ्रूणक होते हैं क्योंकि इनमें असममित कार्बन परमाणु पाया जाता है। प्राकृतिक अमीनो अम्लों का विन्यास प्रायः L होता है। अमीनो अम्ल में NH2 समूह क्षारीय प्रकृति का होता है अर्थात यह प्रोटॉन ग्रहण करता है, जबकि COH समूह अम्लीय प्रकृति का होता है अर्थात यह प्रोटॉन त्यागता है। दोनों की पारस्परिक क्रिया से आंतरिक लवण का निर्माण होता है जिसे कि उभयधर्मी आयन या ज्विटर आयन कहते हैं। पेप्टाइड तथा पॉलीपेप्टाइड बंध, जब 2 अल्फा अमीनो अम्ल पास पास आते हैं तो एक का NH2 समूह दूसरे के COH समूह से क्रिया कर CONH
बंध बनाता है, इसे पेप्टाइड बंध कहते हैं तथा बनने वाले अणुओं को डाइपेप्टाइड अणु कहते हैं। इसी प्रकार जब 3, 4, 5 अल्फा अमीनो अम्ल परस्पर क्रिया करते हैं तो बनने वाले अणुओं को ट्राई, टेट्रा, पेंटा पेप्टाइड कहते हैं। जब 10 से अधिक अमीनो अम्ल परस्पर मिलते हैं तो उन्हें पॉलीपेप्टाइड अणु कहते हैं और यह पॉलीपेप्टाइड जो 100 से अधिक अल्फा अमीनो अम्लों के मिलने से बनता है उसे प्रोटीन कहते हैं और इनका अणुभार 10,000 से अधिक होता है। प्रोटीन का वर्गीकरण। आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण जो पहला प्रकार है वो रेशेदार प्रोटीन है। इसमें पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती है जिनके मध्य हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध होते हैं। यह जल में अविलेय होती है। उदाहरण के लिए केराटिन जो कि बाल में पाया जाता है, ऊन में पाया जाता है, मायोसिन जो मांसपेशियों में पाया जाता है, ये सब जो है रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण हैं। अगले प्रकार का जो प्रोटीन है वो गोलिका का प्रोटीन है। इसमें या ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं हम इसे। इसमें पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला कुंडलित होकर गोली आकृति ग्रहण कर लेती है। यह जल में विलय होती है। उदाहरण के लिए इंसुलिन। प्रोटीन की संरचना एवं आकृति। प्रोटीन की संरचना का अध्ययन 4 स्तरों पर किया जाता है। पहला जो है प्राथमिक संरचना या प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या द्वितीयक संरचना, तीसरा है तृतीयक संरचना या टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की चतुष्मक संरचना या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राथमिक संरचना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना इस तथ्य को निर्धारित करती है कि पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में कितने अल्फा अमीनो अम्ल हैं तथा उनका क्रम क्या है। यदि इनमें से एक भी अमीनो अम्ल अपने स्थान से हट जाता है और उसके स्थान पर दूसरा अमीनो अम्ल आ जाए तो नई किस्म का प्रोटीन बन जाता है। द्वितीयक संरचना। जब प्रोटीन संरचना विशेष आकृति लिए होती है तो उसे द्वितीयक संरचना कहते हैं। यह संरचना 2 प्रकार की होती है। पहला जो है अल्फा हेलिक्स। यह सर्पिलाकार होती है। इसकी आकृति को दक्षिणावर्ती पेच के समान माना जाता है जिसमें अनेक हाइड्रोजन बंध बनते हैं। उदाहरण के लिए बाल, ऊन। बीटा प्लेटेड शीट संरचना। इसमें पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला एक दूसरे के पार्श्व में स्थित होती है और ये श्रृंखलाएं अधिकतम विस्तृत व खींची हुई होती है। उदाहरण के लिए रेशम। तृतीयक संरचना। जब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में अनेक बलन या लिपटना होते हैं तो तृतीयक संरचना का निर्माण होता है जिसे 2 प्रकार की आणविक आकृतियाँ बनती हैं जैसे कि रेशेदार और गोलिकाकार। प्रोटीन की चतुष्मक संरचना। यह त्रिविमीय होती है। इसमें असंख्य बलन होते हैं। इसकी संरचना को उलझे हुए धागे के समान माना जा सकता है। पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में निम्न बंध या बल पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, वंडरवॉल बंध, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन विशिष्ट संरचना युक्त तथा विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोटीन को गर्म करने, पीएच में परिवर्तन करने, रासायनिक क्रिया द्वारा इसका स्कंदन हो जाता है अर्थात प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। प्रोटीन के विकृतीकरण से उसकी जैविक क्रिया समाप्त हो जाती है। प्रोटीन के विकृतीकरण से प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता परंतु द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुष्क संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। उदाहरण के लिए दुग्ध का दही में बदलना, अंडे को उबालने पर प्रोटीन का स्कंदन होना। विटामिन्स भी हमारे भोजन का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर के लिए विटामिन्स बहुत आवश्यक हैं। आहार के साथ लिए जाने वाले वे कार्बनिक पदार्थ जो विशिष्ट जैविक क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं जिससे कि जीव की इष्टतम वृद्धि तथा स्वास्थ्य का रख रखाव हो सके, उसे हम विटामिन कहते हैं।
उदाहरण के लिए विटामिन ए, बी, सी, डी, ई आदि प्रकार के होते हैं। ये विटामिन का वर्गीकरण विलेयता के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। तो जो वसा में विलेय विटामिन होते हैं ये जल में अविलेय होते हैं, परंतु तेल व वसा में विलेय होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। जो अगले प्रकार का है जल विलेय विटामिन, ये वसा में अविलेय परंतु जल में विलेय होते हैं, जैसे कि विटामिन बी और सी। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को अभाव रोग कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता या रतौंधी होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम की बीमारी होती है। B2 से होंठ का फटना, B6 से मरोड़ आना, B12 से RBC में हीमोग्लोबिन की कमी होना, विटामिन C से स्कर्वी नाम का रोग होता है। विटामिन D की कमी से होने वाले रोग को रिकेट्स कहते हैं। और विटामिन E की कमी से होने वाला जो रोग है RBC, उसका रंग बदल जाता है। न्यूक्लिक अम्ल जीवों के वे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें अनुवांशिक गुण कहते हैं। केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये गुणसूत्र प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल में बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या RNA, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या DNA। न्यूक्लिक अम्ल का संगठन न्यूक्लिक अम्ल के पूर्ण जल अपघटन से निम्न पदार्थ बनते हैं। पहला है शर्करा, दूसरा क्षार और तीसरा है फॉस्फोरिक अम्ल। शर्करा यह 2 प्रकार की होती है, बीटा डी राइबोज और दूसरे प्रकार की बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। शर्करा तथा क्षार मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। शर्करा के C कार्बन से क्षार जुड़ता है। न्यूक्लियोसाइड तथा फॉस्फोरिक अम्ल मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जिसे कि न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और 2 न्यूक्लियोटाइड जिस बंध से जुड़े होते हैं उसे फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। यह बंध शर्करा के तीसरे व 5वें कार्बन के मध्य बनता है। DNA की संरचना द्विकुंडलित होती है। इसमें न्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखला होती है जिसे रज्जुक कहते हैं। दोनों रज्जुक एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एक रज्जुक पर लगे एक स्ट्रैंड पर लगे प्यूरिन क्षार दूसरे रज्जुक पर लगे पिरामिडन क्षारों के ठीक सामने होते हैं, जहां A T के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा तथा G C के साथ 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्षार युग्म विशिष्टता के आधार पर एक रज्जुक पर लगे क्षारों का क्रम दूसरे रज्जुक पर लगे क्षारों के क्रम को निर्धारित करता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स पर एक दूसरे के समान तो नहीं परंतु एक दूसरे के पूरक होते हैं। RNA यह एक कुंडलित होता है। इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसमें थायमिन क्षार नहीं होता। ये 3 प्रकार के होते हैं, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA एवं ट्रांसफर RNA। न्यूक्लिक अम्ल का जैविक महत्व। अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने में जीवों के विभिन्न प्रजातियों की पहचान में DNA में स्व प्रतिकरण का गुण पाया जाता है। RNA प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, परंतु प्रोटीन संश्लेषण का संदेश DNA में उपस्थित रहता है। RNA एवं DNA में जो मुख्य अंतर है, इसमें जो पहला अंतर है, इसमें रज्जुक कुंडलित अवस्था में होता है। DNA में इसमें 2 रज्जुक होते हैं, द्विकुंडलित अवस्था में होते हैं। अगला अंतर, इसमें बीटा डी राइबोज शर्करा होती है। DNA में बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। RNA में AGCU क्षार होते हैं। DNA में AT एवं CG क्षार होते हैं। अगला अंतर, यह जो RNA है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। DNA यह अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। अगला अंतर, RNA मुख्य कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, DNA केंद्रक में पाया जाता है। RNA इसमें स्व प्रतिकरण का गुण नहीं होता, DNA में स्व प्रतिकरण का गुण पाया जाता है। RNA 3 प्रकार के होते हैं, DNA एक ही प्रकार का होता है।
आज हम बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें जो टॉपिक्स हमने पढ़े उस पे आधारित कुछ होमवर्क के प्रश्न हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। अगला प्रश्न अपचायी शर्करा क्या होती है। अगला प्रश्न पौधों में कार्बोहाइड्रेट के 2 मुख्य कार्यों को लिखिए। अगला प्रश्न ग्लाइकोसाइडी बंध से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न स्टार्च तथा सेल्यूलोज के मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है। अगला प्रश्न आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं। प्रत्येक प्रकार के 2 उदाहरण दीजिए। बच्चों, अगली कक्षा में हम अगले चैप्टर के साथ जो कि पॉलीमर्स है मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।